हे गाइस, वेलकम टू प्रयत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्यों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राज्यपाल की पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था राज्यपाल की पदावधि, कार्यकाल, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो राज्यपाल की जो शक्तियां एवं कार्य हैं, तो राज्यपाल की अगर शक्ति कार्यों की बात करें तो कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं। अगर हम कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत देखें तो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियों में जो बिंदु हैं, पहला ये है कि राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप पर राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब हमने एक चीज़ बताई थी कि जो राज्य कार्यपालिका है उसमें सबसे बड़ा पद राज्यपाल का है। अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो कार्य शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलैरिटी रखती हैं। जिस तरीके से केंद्र में जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, उसी तरीके से राज्य के जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जो कार्य औपचारिक रूप से जो है राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, वह मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और यह सब राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर धारण रहते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने कहा था कि भाई सेंटर में क्या होता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की, और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और उसी तरीके से राज्य की जो कार्यपालिका है यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मुख्यमंत्री की सिफारिश से यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो जिन मंत्रियों की सिफारिश करता है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसके प्रसाद पर्यंत तक ही वो अपने पद पर धारण कर सकते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक भी तय करता है। राज्य का महाधिवक्ता जैसे सेंटर में कौन होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उसी प्रकार से राज्य में भी क्या होता है, कानून अधिकारी, वो महाधिवक्ता कहलाता है, एडवोकेट जनरल कहलाता है। उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और उसको दिए जाने वाले जो पारिश्रमिक है यानी जो वेतन है, भत्ते हैं, वो भी कौन तय करता है, राज्य का राज्यपाल ही तय करता है। यह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, उसकी सेवा शर्तों और कार्यविधि को तय करता है। राज्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा कर दी जाती है। उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या अवधि होनी चाहिए, कार्य किस प्रकार किया जाएगा, उन सब की भी जो शर्तें हैं वो भी कौन तय करता है, राज्यपाल ही तय करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अब यहां पर एक चीज है कि भाई राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर उन्हें कार्यकाल से पूर्व अगर उन्हें हटाने का कोई प्रावधान अगर आता है तो उसे कैसे हटाए, यानी डायरेक्टली राज्यपाल उनको नहीं हटा सकता। कैसे हटाया जा सकता है, तो जिस प्रकार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, उसी प्रकार से उसी तथ्य के आधार पर इनको भी हटाया जाता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारी जो सीरीज है पॉलिटिकल साइंस की, वहां पर जाकर आप उच्चतम न्यायालय का जो टॉपिक है उसे देख सकते हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। लेकिन हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। राज्य जो लोक सेवा आयोग होते हैं भाई उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन अगर वो राज्यपाल किसी व्यक्ति की नियुक्ति इन पदों पर अगर कर देता है तो उन्हें हटा नहीं सकता। हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ही मौजूद है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। देखिए, हमारे पास अगर इमरजेंसी की बात करें तो 3 तरह की इमरजेंसी हमारे पास होती हैं। तो आर्टिकल 356 में जो राष्ट्रपति शासन या जिसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, तो अगर इसे लगता है भाई देखो, क्योंकि राज्यपाल क्या है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। अगर राज्यपाल को लगता है कि संवैधान प्रमुख होने के साथ साथ अगर उसे लगता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, फेल हो रहा है, या संविधान का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, किसी भी तरीके से उसे लगता है कि संविधान को क्षति हो रही है, तो राष्ट्रपति से सिफारिश करने पर वो उस राज्य में, संबंधित राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है। और जब ये राज्य जो क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो उस समय पर सारी की सारी जो कार्य शक्तियां होती हैं वो किसको ट्रांसफर कर दी जाती हैं, स्वतः ही किस पर, राज्यपाल में ट्रांसफर हो जाती हैं। और उस समय राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर काम करता है।
वो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। देखिए, विश्वविद्यालयों का मतलब यहाँ पर यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, हमारे पास जो विश्वविद्यालय होते हैं, उन विश्वविद्यालयों में क्या होता है, एक कुलपति होता है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इन सारे जितने भी कुलपति हैं, इनका हेड कौन होता है, वो भी राज्यपाल ही होता है। अगर हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में बात करें कि किस तरह की जो विधायी शक्तियां होती हैं, यानी कानूनी शक्तियां क्या क्या हैं, तो वो राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, उसे सत्रावसान कर सकता है, चाहे अनिश्चित काल के लिए, निश्चित काल के लिए, उसको विघटित भी कर सकता है। अगला, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले जो सत्र होता है, पहला सत्र, या प्रतिवर्ष का जो पहला सत्र होता है, उसको संबोधित भी कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति को भी अधिकार प्राप्त है, उसी तरीके से ये अधिकार भी हमने राज्यपाल को भी दे रखा है कि भाई अगर कोई नई चुनाव लड़कर कोई नई सभा बनती है तो उसे उसका जो पहला सत्र होगा उसको भी संबोधित करेगा, और पहले साल का जो पहला सत्र होगा उसको भी राज्यपाल क्या करता है, संबोधित करता है। वह राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग क्या करता है, नामित करता है या मनोनीत करता है। और वो जो जिन व्यक्तियों को नामित करेगा वो व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का उन्हें ज्ञान हो या उनका क्या उन्हें व्यावहारिक अनुभव उन्हें होना चाहिए। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या करता है, 1/6 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। कहां पर, हमारी विधान परिषद के अंतर्गत, जहां जहां भी हमारे स्टेट्स में विधान परिषद है वहां पर इनको क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास अगर भेजा जाता है, भाई राज्य विधानमंडल, देखिए विधानमंडल यहां पर जो शब्द है विधानसभा नहीं है, ये ध्यान रखना आप। विधानमंडल जो है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। ठीक है, तो जो विधानमंडल द्वारा, यानी कि जिन स्टेट में हमारी विधान परिषद है उसे हम विधानमंडल में काउंटेबल किया जाता है। जहां पर नहीं है वहां पर विधानसभा और राज्यपाल क्या होते हैं, मुख्य रूप होते हैं। अगर विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वो 2-3 तरीके से उस पर क्या कर सकता है, अपना प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे पहला क्या करेगा, विधेयक को स्वीकार कर लेता है। दूसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अधिकार राज्यपाल को दिया गया है वो है अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का। ठीक है, तो जिस तरीके से राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत भाई अध्यादेश जारी कर सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी अधिकार प्राप्त है। संविधान में यह वर्णन है कि राज्यपाल भी 213 के अंतर्गत, आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। भाई जब विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, और औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा वो कर सकता है। इस जो ये अध्यादेश है विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृत होना क्या होता है, आवश्यक होता है, या वो किसी भी समय किसी अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है। और ये राज्यपाल का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। अगर हम वित्तीय शक्तियों की यहां पर बात करें तो वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पूर्व, यानी राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि सेंटर में क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। उसी प्रकार से बिना राज्यपाल की पूर्व अनुमति के धन विधेयक को विधानसभा में नहीं रखा जा सकता, यानी राज्यपाल की संस्तुति होना या राज्यपाल की सहमति होना उसमें आवश्यक होता है। पंचायतों और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की जो स्थिति होती है उसकी समीक्षा करने के लिए राज्यपाल क्या करता है, हर 5वें वर्ष क्या करता है, एक वित्त आयोग का भी यहाँ पर गठन करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन, उसी प्रकार से पंचायतों और नगर पालिकाओं में समीक्षा करने के लिए कि भाई वित्तीय स्थिति क्या है, कोई क्राइसिस तो नहीं है, या क्या स्थितियां उभर कर आई हैं, उन सब की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का भी यहाँ पर गठन कर सकता है। अगर हम न्यायिक स्थिति की बात करें तो न्यायिक स्थिति में वो किसी सजा याफ्ता जो व्यक्ति है जिसे दंड दिया गया है, ठीक है, उस व्यक्ति को क्षमादान की दे सकता है। लेकिन यहां पर बस ये जो क्षमादान वाली जो शक्ति है, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ज्यादा पावर हमने राष्ट्रपति को दी है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को हमने ये अधिकार नहीं दे रखा है। दूसरा यहां पर है कि अगर किसी व्यक्ति को सैन्य मामलों में अगर उसे कोई दंडित किया गया है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल
उस मामले को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर हम न्याय समीक्षा की बात करें, न्यायिक शक्तियों की अगर हम बात करें, तो जो उच्च न्यायालय के जो हमारे सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण, उनकी पदोन्नति, उनकी नियुक्ति वो भी कौन करता है? आर्टिकल 233 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अगर हम राज्यपाल की भारत की संवैधानिक स्थिति की बात करें कि भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत राज्यपाल की क्या स्थिति है, तो भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। भाई जिस तरीके से केंद्र में एक संसदीय व्यवस्था है, उसी तरीके से राज्यों के लिए भी क्या दे रखी है? एक संसदीय व्यवस्था दे रखी है। तो राज्यपाल को नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया। भाई देखो, अगर राष्ट्रपति है वो भी क्या है? नाम मात्र का कार्य, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन क्या है? नाम मात्र की हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरीके से राज्यपाल क्या है? कार्यकारी, केवल कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। वास्तविक कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, और जो ये राज्यपाल है वो कार्यकारी तो बनाया गया है, लेकिन वास्तविकता मुख्यमंत्री के पास है या तो उसके नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगर हम थोड़ा और देखें कि क्या ये जो संवैधानिक स्थिति है किन किन आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधानों के ऊपर रखा गया है, तो अगर हम आर्टिकल 154 की अगर हम बात करें, तो राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं और संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा किए जाते हैं, या अगर वो खुद कर लेगा या अगर खुद नहीं करता तो उसके अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा संपन्न करा दी जाती है। अगर हम आर्टिकल 163 की बात करें, इसके अंतर्गत अपने विवेकाधीन वाले कार्यों के अलावा वो अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी। यानी कि भाई अगर देखो, दो चीज हैं, एक तो क्या है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल राज्यपाल अपने विवेकाधीन के ऊपर ही लेता है, दूसरा वो क्या कर सकता है? इन अधिकारों को, कुछ बातों को छोड़ दिया जाए, कुछ विवेकाधीन अधिकारों को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा अगर कोई बात है, कोई मामला है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है उससे सलाह लेना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर? केवल विवेकाधिकार के कार्यों या उन मामलों को छोड़कर। अगर हम आर्टिकल 164 की बात करें, तो राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। ठीक है भाई, जो विधानमंडल है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति? एक अकेला नहीं, केवल, लेकिन अकेला कभी भी नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सामूहिक रूप से पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? भाई विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। जैसे केंद्र में है कि लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। उसी तरीके से यहां पर भी बात रखी गई है। इसके अलावा यहां पर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं राज्यपाल से संबंधित, परीक्षा दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अक्सर ये पेपर में देखे गए ये आर्टिकल्स। तो इन आर्टिकल्स को आप एक बार देख लीजिए, आप इनको नोट्स बना लीजिए और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा दृष्टिकोण से। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमें कुछ अपने सुझाव देना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी पे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।